हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके MHI06 का। एक टॉपिक है MA फाइनल ईयर वालों का सब्जेक्ट है MHI06। उसका जो पहला चैप्टर है वो उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। तो उसके अंदर एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें एपिग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिटरेचर से रिलेटेड जो भी है, आर्कियोलॉजी क्या होती है उससे संबंधित, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। और ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आराम से मिल जाता है आपको। ठीक है, तो जो सोर्सेज है हिस्ट्री राइटिंग के, ये चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, जैसे हम इसे 4 तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक एपिग्राफी होता है जिसे हम कहते हैं पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, और ये है एक लिटरेचर साहित्य। ठीक है, तो जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी को हम पहले बात करेंगे। ऑब्वियसली पहले बात करते हैं हिस्ट्री की राइटिंग की। ये क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग क्या है कि जो कुछ सोर्सेज है, हिस्ट्री कैसे लिखे जाते हैं, इतिहास कैसे लिखा जाता है। आपने हिस्टोरियोग्राफी अगर MHI03 पढ़ा होगा तो उसमें आपने बहुत सारे विचारधाराएं पढ़ी होगी। जैसे कि एनाल स्कूल का एक है, एक मार्क्सवादी है, शास्त्रीय मार्क्सवादी है ना, और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, ये बहुत सारे उपनिवेशिक इतिहास लेखन, जो बहुत सारे इसके स्कूल होते हैं कि वो किस तरीके से इस इतिहास का लेखन करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास जैसे कहते हैं अतीत की घटनाओं को एक क्रमबद्ध रूप से रख दिया जाए, है ना, तो उसको अच्छे से अगर समझा जाए और तर्क के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तर्क की वैज्ञानिकता के आधार पर तर्क होता है, जो फैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो पूरी तरीके से उसका एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, इतिहास का लेकर देखो सिंपल सी बात है, हिस्ट्री है, किसी ने कोई जो उस टाइम कोई इवेंट देखा हो आज जिंदा हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। तो जो इवेंट है, वो फैक्ट्स के बेस के ऊपर हिस्ट्री लिखा जाता है। ठीक है, फैक्ट्स के बेस पे हिस्ट्री लिखा जाता है, फैक्ट्स के साइंटिफिक बेस के ऊपर, कि उसकी मतलब वैज्ञानिकता हो, तर्क वो वैध होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ ये आधार है। ठीक है, साक्ष्य के आधार पर लिखा जाता है, क्योंकि इतिहास के साक्षी तो कोई नहीं है ना। तो उस टाइप की जो बेसिक बात है जो बोली जाती है अक्सर। ठीक है, एपिग्राफी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं पुरालेख। एक्चुअली जो अभिलेख मिलते हैं हमें, उनका जो स्टडी करते हैं, है ना, तो उसे पुरालेख वगैरह कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अब अभिलेख कैसे मिल सकते हैं? अभिलेख हमें बहुत टाइप से मिल सकते हैं। या तो कुछ स्तंभ, मतलब कि किसी क्या कहते हैं उसे, स्तंभ के ऊपर हो, ठीक है, लेख हो, या किसी वॉल के ऊपर हो, या फिर किसी केव्स के ऊपर हो, जैसे गोवा अभिलेख कहते हैं। जैसे खारवेल का अभिलेख सुना होगा आपने, अशोक का अभिलेख सुना होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख आपने सुने होंगे। कहीं कहीं देखोगे आप कॉइन्स के ऊपर भी कुछ लिखा होता है, और बहुत सारे अभिलेख हो सकते हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। उसको उसके अध्ययन के आधार पर हम इतिहास का लेखन करते हैं, तो वो एपिग्राफी, मतलब अभिलेखों के आधार पर, है ना। अभिलेखों के आधार पर हमें पता लगता है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम की मतलब जो राजा था उसने क्या क्या कार्य करवाए थे, उस टाइम मतलब कौन सा मुद्दे थे जो इम्पोर्टेंट थे, है ना, उनका क्या सोशल बेस था। तो ये सब हमें उस टाइम का जो अलग अलग आयामों के बारे में पता चलता है, जिसके आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री। ठीक है, मतलब ये एपिग्राफी के आधार पर इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके सोर्सेस हो सकते हैं। देखो मैं बताया आपका अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी है। मैंने 1-1.5 पेज में बहुत छोटे से नोट्स बनाए आपके लिए, ताकि आपको इसमें अच्छे से बता दूं बहुत ही कम में। पुरानी ऐतिहासिक लिखाइयों के लेखन कलाओं के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। डॉक्यूमेंटेड होते हैं ये, एक्चुअली डॉक्यूमेंट इनके मूल जो बेसिक सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति लंबे काल में कुछ सोर्सेज इकट्ठा करता है, सोर्सेज को इकट्ठा करके उसका अध्ययन करता है, उसके अध्ययन के आधार पर इतिहास लेखन करता है ना। बहुत बहुत आयाम होते हैं, जैसे स्तंभ अभिलेख पत्थर पे होते हैं, ताम्र पत्थर पे हो सकते हैं, दीवारों के ऊपर, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, गुफाओं के ऊपर, मंदिर की दीवारों पर, सिक्कों पर, कुछ अलग अलग टाइप के ये है। अब शोक के शिलालेख बताया, वो समुद्रगुप्त और रुद्रदमन फर्स्ट के अभिलेख बहुत ही फेमस है। ये रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अभिलेख अलग अलग उद्देश्य से हो सकते हैं। कुछ अपनी महिमा का खंडन करने के लिए, भाई मैंने ये काम कराया, मैंने अपने सोसाइटी के लिए किया, मैंने इतने साम्राज्य जीते, इतने मैंने डेवलपमेंट किए, मतलब राजाओं की प्रशंसाओं में भी बहुत सारे अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, जैसे अपना नागसेन प्रशस्ति वगैरह टाइप के कुछ सुनो। ठीक है, उसके अलावा धार्मिक आधार पर भी हो सकते हैं, कुछ अभिलेख धर्म के आधार पर हो सकते हैं। कहीं कहीं आप देख सुनोगे तो वो लिखा था देवन प्रिय, जो एक
बहुत ही टिपिकल सा वर्ड है जो अशोक ब्लेक में लिखा जाता है कि देवों के प्रिय है जो, है ना। तो ऐसे करके वो अपने आप को उपाधियां देते हैं अलग अलग तरीके से। तो मतलब कि पर्टिकुलर उस सोसाइटी के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसकी व्यवहार के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जान सकते हैं अभिलेख से। और अभिलेख के आधार पर, अभिलेख एक साक्ष्य है, उसके आधार पर हम लिखते हैं इतिहास। तो ये है एक्चुअली एपिग्राफी। अभिलेखों के आधार पर जो अध्ययन करते हैं, इतिहास लेखन होता है ना, अभिलेखों का अध्ययन, इट इज ऑल अबाउट एपिग्राफी। ओके। और भारत का सबसे जो पुराना है, आपको पता है, हड़प्पा काल का जो अभिलेख है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इसे पढ़ लिया है, वो अपने दावे भी करते हैं कि मैंने इसे पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पढ़ा गया है वो जेम्स प्रिसेप ने जो पढ़ा था, अशोक के टाइम का था, जो वो ऑब्वियसली पढ़ा गया है, ठीक है। और हमने बता दिया आपको सोसाइटी, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, बेसिक लाइफ के बारे में हमें एपिग्राफी से पता चलता है, ठीक है। ये स्मारक से आधारित अभिलेख सरकारी भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, स्मारक आदि ये सब कुछ हो सकते हैं। मत देखो, एक मंदसौर का ताम्र पट्ट वाला, गोरखपुर का सोगारा पट्ट, और महेंद्र वर्मन का आहिहोल अभिलेख, और चोल शासकों का उत्तरामी मेरूर अभिलेख, ये इनसे हमें करो मुद्रा, मतलब करोड़ मुद्रा के बारे में पता लगता है। ये सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब कि क्या करेंसी थी उससे रिलेटेड हमें पता लगता है, टैक्सेस के बारे में, ठीक है। शक संवत और विक्रम संवत वाला सामाजिक स्थिति के अभिलेख हैं। तो मतलब मैं क्या बताया आपको, मतलब अभिलेख के आधार पर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, अभिलेख के आधार पर जो हमें कुछ साक्ष्य हैं, जैसे अभिलेख, स्तंभ अभिलेख हो सकते हैं, है ना, गुहा अभिलेख जिसे केव्स वाले कहते हैं, खारवेल का अभिलेख जैसे सुना होगा आपने, है ना। तो बहुत सारे अभिलेख, अशोक के अभिलेख। देखो अभिलेख और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख जिसे एपिग्राफी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं एपिग्राफी के अंदर, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे काफी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है ना। तो जो पढ़े जाते हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख है, हड़प्पा सभ्यता के जो बोलते हैं, जो कहते हैं सर पढ़े नहीं गए, वो क्या है कि वो पिक्टोरियोग्राफी में लिखे गए है ना, मतलब चित्रात्मक लिपि है वहां की, और बस्ट ऑफ फेडरल लिपि जिसे बोल जाते हैं, जो कि राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। तो उसे पढ़ना मुश्किल है, क्या पता कब पढ़ा जाएगा। तो कहते हैं पढ़ा गया, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं गया आज तक, कोई इसकी प्रमाणिकता नहीं है। तो ये अभिलेख से अध्ययन के आधार पर मैंने बता दिया, जो कि एपिग्राफी था। एक होता है मुद्रा शास्त्र। देखो मुद्रा शास्त्र नाम से पता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं इसे एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। देखो सिक्के के ऊपर भी कुछ कुछ लिखे होते थे ना। देखो गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, और ऑब्वियसली जो ब्रॉन्ज के या जो तांबे के जो भी चलते थे उस टाइम जो कॉइन्स थे। देखो ऑब्वियसली अगर गोल्ड के कॉइन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो गोल्ड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कॉइन है। तो पता लगता है कि वहां की सोसाइटी बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक रूप से अच्छी स्थिति में थी, सुदृढ़ अवस्था में थी। इट इज ऑल अबाउट कॉइन्स, है ना, गोल्ड कॉइन्स। तो देखो कॉइन्स के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन सी सोसाइटी का क्या आधार था उस टाइम, मतलब वो अच्छी अवस्था में थी, मजबूत स्थिति में थी या कमजोर स्थिति में थी। ये मुद्रा शास्त्र के एक्चुअली मुद्राओं का जो आधार पर अध्ययन किया जाता है वो मुद्रा शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं, कागजी मुद्रा, किसी भी टाइप की करेंसी हो सकती है उस टाइम पे, ठीक है। कालक्रम का निर्धारण पता लगता है उसमें, एक्चुअली उससे हमें टाइम पीरियड का भी पता चलता है, शासक के बारे में पता चलता है, राजा के बारे में पता लगता है, राज्य के बिहेवियर के बारे में, कि मतलब कि धार्मिक था या किस टाइप का था। क्योंकि मुद्रा पे भगवान से रिलेटेड भी हो सकते हैं कुछ चित्र, या प्रकृति से रिलेटेड होगा था, मतलब पेड़ पौधे भी हो सकते थे। तो कहते हैं कि हाँ भाई प्रकृति प्रिय था, प्रकृति का संरक्षण करता था। एक्चुअली फैक्ट क्या होता है, आपने MH03 में पढ़ा होगा हिस्ट्री और जियोग्राफी में, जो कि इतिहास लेखन है, उसमें एक पहला टॉपिक आता है सामान्यीकरण, जो कि इतिहास लेखन में सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमें सिर्फ फैक्ट पता है, लेकिन वो फैक्ट्स के आधार पर कैसे वो उसका व्याख्या करते हैं, वो जनरलाइजेशन में करते हैं हम, कि फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग रूप से प्रेजेंट करते हैं और आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ही है सामान्यीकरण। जैसे मिशन में हमें मिला है कि मतलब वो थोड़ा प्रागैतिहासिक काल में अगर आपको बर्तन मिल गया, तो बड़ा बर्तन मिला, उसमें वो कहते थे, उन्होंने क्या बड़ा बर्तन मिला तो उसके क्या एक्सप्लेनेशन किए इतिहासकारों ने, कि एक बर्तन मिला है, जरूर ये बड़ा बर्तन है, इसमें अनाज का संग्रहण किया जाता होगा, और संग्रहण इसलिए बड़ा बर्तन था ऑब्वियसली कि वो खुद की जरूरतों के तो था ही, मतलब के लिए था, लेकिन सोसाइटी के लिए भी था। और उसमें से सेविंग भी करते थे, उसमें से बीज भी बचा लेते थे, और उन बीजों का अगले मतलब टाइम पीरियड के रखते थे, ताकि आगे उत्पादन अगले टाइम के लिए कर सके। मतलब एक छोटे से फैक्ट के आधार पे उसको बढ़ा चढ़ाकर उसका एक्सप्लेन करना, ये मतलब जनरलाइजेशन में करते हैं।
तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये मुद्रा शास्त्र, ये मतलब इतिहास लेखन सिर्फ सामान्यकरण का ही एक विस्तार रूप है। फैक्ट्स के आधार पर ये लिखा जाता है, मुद्राओं पे थोड़े बहुत कुछ दिख गया तो उसके आधार पर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, है ना। तो आपको पता है कि आहत मुद्राएं 5वीं शताब्दी के आसपास मिली थी हमें। तो देखो, सोना चांदी तांबे के सिक्कों से आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हमें मिले हैं वो 5वीं सेंचुरी बीसी के में मिले हैं, आहत सिक्के। रोमन के साथ व्यापार का मिले हैं साक्ष्य, रोमन सिक्के मिले हैं तो हमने ऐसे मान लिया कि हाँ भाई रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार होता था। गुप्त काल में जो सिक्के थे, सोने के सिक्के बहुत ज्यादा मिले हैं, तो माना जाता है कि उस टाइम के जो इकोनॉमिक और जो अवस्था थी, सुदृढ़ अवस्था में हम थे। ठीक है, तो ये सब पता चलता है हमको। ठीक है, और एक जो अभिलेख में एक पॉइंट रह गया था एक्चुअली, वो दक्षिण भारतीय संदर्भ में हीरो पाषाणों पर है ना कुछ अभिलेख मिला है, उसमें हमें पता लगता है कि उस टाइम की इकोनॉमी पशुचारण अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, पुरातत्व आर्कियोलॉजी उसके ऊपर क्या है, ये पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्राचीन काल के अवशेष, देखो हिस्ट्री मैंने बताया कि अभिलेख के आधार पर हम कर सकते हैं, इतिहास लेखन कर सकते हैं, हिस्ट्री राइटिंग हम मुद्राओं के आधार पर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी जब आर्कियोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया आपको पता है, वो क्या करते हैं कि कोई भी स्थल है अगर वहां को उनको खोज करनी है तो वो उनको खुदाई करेंगे, उत्खनन करेंगे। ठीक है, उत्खनन करेंगे, वहां से लेटर उनको कुछ सामग्री मिलेगी, मान लो कुछ मिला है तो उसकी वो कार्बन 14 जो डेटिंग पद्धति से उसकी टाइम पीरियड देखेंगे, उसकी मतलब हर एक डायमेंशन को टच करने का ट्राई करेंगे ताकि उसके आगे से उससे संबंधित हमें जानकारी मिले। अगर उन्हें वहां से चूल्हे मिल गए, ठीक है, जले हुए कुछ दाने मिल गए अनाज के, तो वो कहेंगे कि शायद ये पके हुए अनाज का प्रयोग करते थे, मतलब कि खाने के लिए ये पकाकर खाना खाते थे। मतलब वो भी सामान्यकरण ही है, लेकिन कुछ भी तरीके से वो रिप्रेजेंट करेंगे ताकि एक्सप्लेन करेंगे इजी वर्ड्स में फैक्ट्स को, ताकि हम उस चीज को समझ सकें। मतलब क्या करते हैं आर्कियोलॉजी वाले में, क्या है जो ASI एक तरीके आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हमारी एक संस्था है, वो क्या करता है, जो ये आर्कियोलॉजी के आधार पर इतिहास लेखन किस प्रकार से होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी के आधार पर इतिहास लेखन इस तरीके से होता है कि आर्कियोलॉजी के आधार पर कैसे होता है कि देखो उसको क्या करेंगे, उत्खनन करेंगे, वहां से जो सामग्री मिली है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और उसके बाद उसके जो फैक्ट्स है वो सामने लाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आर्कियोलॉजी के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है। ठीक है, खुदाई के दौरान देखो बहुत सारे अवशेष मिल सकते हैं आपको, बर्तन मिल सकते हैं, मिट्टी के पात्र मिल सकते हैं, मोहरे मिल सकते हैं, कंकाल मिल सकते हैं, ये सब इसके ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जो कनिंगम साहब है वो फर्स्ट DG थे ASI के, आपको पता होगा। साहित्य, देखो साहित्य होते हैं ना वो एक्चुअली लिटरेचर, उस टाइम के सोसाइटी के बारे में, मतलब साहित्य एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अगर आप लिटरेचर पढ़ने का, तो आप समझोगे कि वो कि मतलब एक तरीके से जो पर्टिकुलर जो इमेज है ना सोसाइटी की, या फिर जो मतलब हूबहू एक तस्वीर पेश करते हैं समाज की, तो ये साहित्य का काम होता है। साहित्य कई तरीके से लिखा जाते हैं, वो हमारा विषय नहीं है, हम सिर्फ इतना इसमें जानेंगे कि साहित्य के आधार पर इतिहास लेखन कैसे किया जाता है। देखो लोगों का ज्ञान, उनके एक्सपीरियंसेस है ना, जो नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, वो उनको कुछ है ना बहुत शब्दों में पिरो देते हैं, वो एक साहित्य है ना। और ये इतिहास लेखन में तो बस ऐसे नहीं कि कुछ भी साहित्य को अपने अनुभव कर दे, उनमें जो फैक्ट्स हैं जो हमें पुराणों से, हमें जो ग्रंथों से कुछ मिले हैं, या फिर एनिशियंट टाइम के कुछ बुक्स से हमें मिले, उस आधार पर इतिहास लेखन को इसमें यूज किया जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद, त्रिपिटक, रामायण आदि, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इतिहास लेखन मतलब कर सकते हैं। कौटिल्य का शास्त्र में वहाँ की सोसाइटी, उनके रिलीजियस पक्ष, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है, प्रशासन, शासन प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था और कैसा क्या मतलब समाज था, उसके बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। परंपराओं का ज्ञान होता है, और जो हमें एक्चुअली जो इसमें हमें जो साहित्य मिलता है ना, वो मोस्टली उनकी लैंग्वेज पाली या प्राकृत होती है। ठीक है, तत्कालीन समाज का धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है इससे। और ये कहते हैं कि ये सोसाइटी का एक मिरर है साहित्य, जिससे हम इजीली समझ सकते हैं। तो इसका आप समझ रहे होंगे ना कि देखो इतिहास तो वैसे चलने वाली, निरंतर चलने वाली घटना है, उसको हम फैक्ट्स के आधार पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्ट्स के आधार पर कैसे समझ सकते हैं, इवेंट्स कैसे सहायक होते हैं। ठीक है, सभ्यता, अर्थव्यवस्था, समाज, इतिहास के बारे में ज्ञान होता है, ये कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे एपिग्राफी हो गया, मुद्रा शास्त्र हो गया।
है ना। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमने लिटरेचर पढ़ा, ठीक है, पूरा लेख हो गया, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, ये सब, ये एक्चुअली इसके आधार पर हम इतिहास लेखन कर सकते हैं कि हमें उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम के लोगों का बिहेवियर कैसा था, उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इन सब के बारे में पता लगता है। ये कुछ सोर्सेज है, ये एक्चुअली सोर्सेज है, सोर्सेज के आधार पर ही इतिहास लेखन किया जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त जो इंसान जी रहा था वो उसने देखा और वो आके आगे बता रहा है कि अभी भी जी रहा है कि भाई साहब ऐसे नहीं ऐसा हुआ था, ऐसे नहीं ऐसा हुआ था। मतलब इट इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, है ना। तो फैक्ट्स के बारे में है, लेकिन फैक्ट्स का भी कैसे साइंटिफिक रूप से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फैक्ट्स को भी एक अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण करना है, उसको उनकी व्याख्या करनी है। तो ये हम सब पढ़ते हैं इतिहास लेखन में। मतलब इतिहास लेखन के जो बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे अभिलेख, पूरा लेख हो गया था, ये सब हमने जो पढ़ लिया, ये इतना ही था टॉपिक। पूरा लेख पढ़ा, एपिग्राफी पढ़ा, न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ा, आर्कियोलॉजी पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। तो ये पूरा लेख, मुद्राशास्त्र, पुरातत्व और साहित्य है। तो इसमें से एपिग्राफी वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। आपका एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको कीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर हो सके तो शेयर कीजिए, है ना। जितना शेयर कर, लाइक मत करो, ना करो, कमेंट मत करो, मना करो, लेकिन शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और ये जरूर बताइए कि आपको कोई डाउट है, कोई आपको प्रश्न है आपके कुछ, तो मैं उसका जवाब देने के लिए प्रयास करूंगा। सो इस वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच।